बरसातों का दौर है और ऐसे में बरसात में ही भीगी हुई एक कहानी आज से लगभग 4 या शायद 5 दशक पूर्व की एक बरसात का सजीव चित्रण है। और चित्र खींचने वाले अपने समय के लोकप्रिय कहानीकार ज्ञानपीठ पुरस्कृत श्री निर्मल वर्मा जी हों तो क्या ही कहना। निर्मल वर्मा जी की कहानियां अभिव्यक्ति और शिल्प की दृष्टि से तो बेजोड़ हैं ही, वो यथार्थ को भेद कर उसके भीतर भी पहुंचने का प्रयत्न करती प्रतीत होती। तो फिर आइए सुनते हैं निर्मल वर्मा जी की एक कहानी, माया का मर्म। कल रात मेघ बरसा था। अब सिर्फ बूंदाबांदी हो रही है। छींटे भूले भटके से उड़ जाते हैं। मेज की किताबों, पुरानी चिथड़ी दरी, पलंग के घुन खाए पायों पर बिखर जाती हैं। खिड़की बंद फिर भी नहीं कर पाता। जो अंधेरा रात को टिक गया था वह अब बासी मटियालापन बनकर कोनों की सीलन में सिमट गया है। दिन के समय लालटेन जलाता हुआ मैं इस उम्र में भी कतराता हूं। न जाने क्यों भीतर कुछ रुआं सा घुटने लगता है घर में कोई मर गया हो। सफेद पुतलियां दीवार में पथराई सी झांक रही हूं। शायद बचपन में कभी माँ ने कहा होगा। लेटे लेटे छत की कड़ियों में माँ का झुर्रियों भरा उलझा सा चेहरा दिखता है। मैं आंखें मूंद लेता हूं। कड़ियां नहीं दिखती, लेकिन उनका चेहरा अब भी दिखता है। मेरा सोचना मेरे जैसा ही बेकार है, इसलिए आज नहीं सोचूंगा। भीगा हुआ पुराना पलस्तर जिसने अपने को ढांप रखा है, जिस दिन भी गिरे उसे आज नहीं पूरे दूंगा। सीढ़ियां उतरते हुए मुझे विचार आता है कि सुबह से सिगरेट नहीं पी। मुझे हल्की सी खुशी होती है, कुछ इसलिए कि सिगरेट पीऊंगा, कुछ इसलिए भी कि बाहर निकलने का बहाना तो मिला। बाहर भीगी सी धूप चेटक आई है, किंतु उसे स्निग्ध गरमाई हवा के तेज झोंके बहा ले जाते हैं। शॉल बार बार समेटता हूं, बालों को बिखरने उलझने देता हूं, किंतु इन आंखों का क्या करूं जो छिपछिपाती सी बंद होती हैं, खुलती हैं और फिर पानी के गड्ढों से मुझे बचाने की खातिर विवश सी अधखुली रह जाती हैं। छुट्टी होने के कारण बहुत से बच्चे वर्षा बंद होते ही घरों से बाहर निकल भागे हैं और हो हल्ला मचाते पानी में कूप कूप करते हुए कूद फांद रहे हैं। मेरे पास ही गंदले पानी में एक ढेला गिरा, जिससे कीचड़ की कुछ बूंदें मेरे कुर्ते पर छटक आईं। मुझे यदि अपने पीछे हंसी की फुलझड़ी छूटती हुई नहीं सुनाई देती तो मैं शायद नहीं जान पाता कि यह ढेला जानबूझकर शरारत से मेरी ओर फेंका गया था। मैंने पाजामे को घुटने तक चढ़ा लिया और इच्छा होते हुए भी पीछे मुड़कर नहीं देख सका। एक क्षण के लिए कमरे से बाहर निकलने के फैसले पर पछतावा हुआ। सोचा वापस चला जाऊं, किंतु कमरे के अंधेरे और घुटन की कल्पना करते ही दिल कांप गया और गिरता पड़ता तेजी से अपने को आगे घसीटने लगा। किसी तरह घर वाली अपनी गली पार की, फिर दाईं ओर मुड़कर 2 फुट की ईंटों की दीवार के संग संग चलने लगा। दीवार के नीचे घास, पत्तों और पत्थरों से ढकी ऊबड़ खाबड़ सी ढलान नाले तक चली गई है, जहां महक और गंदला जल आसपास की सड़कों पर इकट्ठा होकर गड़गड़ का स्वर करते हुए बार बार गिरता है। आयरी, अम्मारी। मैं चलते चलते हठात ठिठक गया। मुझे एक बहुत दबी पतली सी हवा में कांपती चीख अचानक छोड़ गई। ईंटों की छोटी सी दीवार के पीछे नाले की ओर आती ढलान की भीगी घास पर एक नन्ही मुन्नी बालिका का पांव फिसल गया था। उसका एक हाथ अपनी छोटी सी मुट्ठी में घास को भींचे था और दूसरा हाथ कागज की नाव लिए हवा में सहारा पाने के लिए विवश सा छटपटा रहा था। मैंने लपक कर उसका हाथ ऊपर घसीट लिया और जब वह सी सी करती हुई गिरते पड़ते मेरे पास आ खड़ी हुई, मैंने झुककर उसे गोद में उठाकर दीवार के उस पार सड़क पर खड़ा कर दिया। उसने मेरी और एक क्षण के लिए अपनी बड़ी बड़ी सी गहरी आंखों से निहारा और फिर नीचे झुक कर अपने घुटने पर जमी कीचड़ की पपड़ी को खुरचने लगी। मैंने देखा उसकी पीठ पर बालों का गुच्छा लटक आया है, जिसको बांधे हुए फीके लाल रंग का रिबन हवा चलने से फरफरा उठता है।
मैं असमंजस में पड़ा हुआ निश्चय नहीं कर पाया कि यहीं खड़ा रहूं या जिम्मेवारी खत्म हुई समझकर पैर आगे बढ़ाऊं। जाहिर है मैं कुछ बातचीत करना चाहता हूं, किंतु बच्ची है कि अपना सिर ऊपर नहीं उठाती। मैंने बहुत सोचा कि कुछ ऐसा कहूं जिससे बच्ची की लज्जा झिझक टूट जाए और हम दोनों के बीच का फासला कुछ कम हो, किंतु कोई भी उपयुक्त शब्द नहीं सूझे। बेवकूफ की तरह खड़े रहने की अपेक्षा मुझे वहां से खिसक जाना अधिक संगत जंचा। किंतु उसी क्षण उसने अपना चेहरा उठाकर मेरी और अपनी गहरी बड़ी आंखों से देखते हुए हौले से अपने कुछ मुस्कुराते होठों की फड़फड़ाहट के बीच कहा, थैंक यू। मेरे पांव सहसा ठिठक गए। उसके चेहरे पर कृतज्ञता का कोई भाव नहीं था, किंतु इस शिष्टाचार प्रदर्शन से यह छिपा न रहा कि बालिका अवश्य ही किसी शिक्षित सुसंस्कृत परिवार से संबंध रखती है। मैंने उसकी छोटी सी ठुड्डी को तनिक उठाते हुए पूछा, कहीं चोट तो नहीं आई? उसने मेरी ओर केवल एक क्षण के लिए देखा और फिर अपने को एक अपरिचित व्यक्ति के सामने पाकर सल्लज्ज संकोच से सिर झुका लिया। मैं गिरी कहाँ थी? नीचे जो कीचड़ है वहां जरा पांव फिसल गया था। बच्ची ने जिस सहज भाव से गिरने और फिसल जाने के बीच भेद किया था, उससे मुझे बरबस हंसी आ गई और मैं हंसने लगा। उसे शायद मेरा हंसना अरुचिकर प्रतीत हुआ और वह मेरी ओर से मुंह मोड़कर नाले में गिरती हुई पानी की धार को देखने का उपक्रम करने लगी। मैंने उसके कंधों को धीरे से छुआ। उसने मेरी अंगुलियों का स्पर्श महसूस किया होगा, तभी तो उसने गर्दन को तनिक हिलाया, कंधों को सिकोड़ा, किंतु फिर भी मेरी ओर मुड़कर नहीं देखा। सहसा एक ढेला नाले के पानी में छप्प से गिरा और पानी के छींटे उड़कर हमारे कपड़ों को गीला कर गए। इस बार उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में मुस्कुराता हुआ कौतूहल झांक रहा था। सच, हमने ढेला नहीं फेंका? मैंने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा। इस बार वह हंसी, जैसे अनजाने में किसी ने उसे गुदगुदा दिया हो, मानो कह रही हो कि वह सब कुछ जानती है। उसको झुठलाना हंसी खेल नहीं है। उसने तनिक नजदीक आकर मेरे हाथ को टटोला जिस पर ढेले की मिट्टी और कीचड़ चिपट गई थी। उसका संदेह पक्का हो गया था, किंतु स्पष्ट रूप से न जतलाकर वह रहस्यमय भाव से मुस्कुराते हुए देखती जा रही थी। देखो उधर क्या है। आंखों ने अनायास उसकी उंगली का अनुकरण किया। उसके स्वर में आग्रह भरा आश्चर्य था, किंतु उधर कुछ भी विशेष नहीं पाया। केवल आकाश था। सफेद रुई से बादल थे। हवा में कांपती हुई बिजली की तारें थीं, जिन पर वर्षा की बूंदें मोतियों सी चमकती हुई फिसल रही थी। छप, नाले के पानी में फिर कुछ गिरा। इस बार छींटा हम तक नहीं पहुंचा, केवल नाले के किनारे पर उगे हुए पौधों और घास के पीले तिनकों को भिगो गया। मैं जान गया था। फिर भी मैंने प्रश्नयुक्त आंखों से बालिका की ओर देखा। सच, हमने भी ढेला नहीं फेंका? वह मुस्कुरा रही थी और मुझे अपने झूठ पर विश्वास दिलाने के लिए अपनी नन्ही सी नर्म गदोलियां हवा में खोलकर फैला दी थी। मैंने उन दोनों हाथों को अपने हाथों में भर लिया। हंसी की स्निग्ध फुहार में संकोच भूलने लगा। दूरी मिटने लगी। नाले की ढलान पर क्यों उतरी थी? अपनी दो उंगलियों में भींचे हुए कागज की नाव को हवा में झुलाते हुए उसने कहा, पानी में इसे बहाना था और नाले में डूब जाती तो? मेरा भय कितना निराधार और बचकाना था, ये उसने अपना सिर हिलाकर जतला दिया। हमने कई बार अपनी नाव को पानी में बहाया है और कभी नहीं डूबी। कभी भी नहीं। सच्ची, कभी नहीं। जीजी से पूछ लो। कौन जीजी? फिर एकदम उड़ता सा ये विचार आया कि मुझे ये प्रश्न पूछना नहीं चाहिए था। हमारी बड़ी बहन, जिन्होंने ये नाव बनाई है। ओह। मैंने उसके हाथों के कागज की नाव को देखा, जिसे पुराने अखबार को काट छांट कर बनाया गया था। आगे पीछे नुकीली तिरछी चोंच से निकली हुई और बीच में कागज की तहों से लिपटा हुआ पिरामिड खड़ा था। बेटे, तुम कहाँ रहती हो?
हम नहीं बताएंगे। क्यों? हम बच्ची नहीं हैं। फिर कौन हो? लता माथुर। उसका चेहरा हल्का सा गुलाबी हो आया। बालों का रिबन ढीला होकर गालों पर झूलने लगा, जिसे उसने पीछे धकेल दिया। बादल छितराने लगे। पीली फीकी सी धूप में खुले आकाश की कटी फटी नीली फांकें झांकने लगी। नाले के परे पानी से भीगी छतें, दीवारें एक दूसरे से सटी हुई धूप में ठिठुर रही हैं। पाइप से वर्षा के गंदले जल की मोटी मटियाली धार अब भी नाले में गिर रही है। टेलीग्राफ की तारें पानी में नहाई बिल्कुल नंगी खड़ी हैं। जब कोई चिड़िया फुदक कर उन पर बैठती है तब उनसे मेह की बूंदें झरने लगती हैं। एक, फिर दूसरी, और फिर कुछ बूंदें सिर्फ अलसाई से फिसलती हैं, लेकिन गिरती नहीं। हवा का एक गीला झोंका हम पर से बह गया। लता माथुर के रिबन फर्राटे से उड़ने लगे। फिर मेरे झाड़ झंकार से बाल हवा में उड़े और उलझ कर रह गए। उसने देखा और हंसने लगी। उसको हंसता हुआ देखकर मैं भी हंसने लगा। फिर हम दोनों एक संग हंसने लगे। तब हम दोनों घुल मिलकर बातें करने लगे। मैं उसके लिए अजनबी नहीं रह गया था और वह मेरे लिए महज बच्ची न रहकर लता माथुर बन गई थी। मेरी उम्र कहीं बहुत पीछे छूट गई, जैसे उसका कभी मुझसे वास्ता न रहा हो। उसके हृदय में मेरे प्रति कोई भय का संकोच मिट चला, जैसे वह वर्षों से मुझे जानती हो। उसकी अंगुलियां मेरे हाथ में बंधी हैं, जैसे कुछ कोमल पंखुड़ियों को मैंने अपने हाथों में समेट लिया हो। हमारी आंखें नाले के पानी पर झिलमिलाती पिघलती चांदी सी धूप पर बहती हैं। नाले की ढलान पर तीन चार मेमने गीली घास और कीचड़ से लिथड़े हुए पत्तों को सूंघते हुए जल में अपनी टेढ़ी मेढ़ी छायाकृतियां छोड़कर आगे बढ़ गए। हवा का एक तेज झोंका आया। किनारे पर कुछ घास के तिनके पत्ते चौंक कर कुछ दूर किनारे किनारे उड़ते हुए नाली के पानी में ढुढ़क गए। लता माथुर ने हवा में उड़ती हुई फ्रॉक को दोनों हाथों से घुटने तक नीचे खींच लिया। घर? वह देखो। कोई कैसे जान पाए? उसकी उंगली का संकेत हवा में अनिश्चित दिशा की ओर टंगा है। नाले के आर पार तो पुरानी इमारतों के खंडर, भूली भटकी घास की पगडंडियां, खिड़कियों से झांकते रंग बिरंगे पर्दे दिखते हैं। उंगली कहाँ टिकी है? आया कुछ समझ में? वही है ना। झूठ को छिपाने के लिए मैंने भी अपनी उंगली उसी दिशा की ओर उठा दी। उससे कुछ दूर गली के दूसरे कोने पर मैंने अनुमान लगाकर अपना कमरा भी दिखाया। अरे सच, वहीं तो हमारा स्कूल है। स्कूल? कभी देखा नहीं। शायद होगा। वैसे तुम कह रही हो तो जरूर होगा। आज तो तुम्हारी छुट्टी होगी। आज सबकी छुट्टी है। तुम्हारी भी होगी। छुट्टी? हाँ, हमारी भी छुट्टी है। वैसे भी तो हर रोज छुट्टी ही रहती है। पहली बार मैंने अपनी बेकारी को बिना हया शर्म के तस्लीम कर लिया। ये कैसे हो सकता है? लता रानी के गोल सुडौल चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखें आश्चर्य और अविश्वास से भर उठी। हर रोज किसी की छुट्टी नहीं हो सकती, सबको काम पर आना पड़ता है। हमें कोई भी काम नहीं करना पड़ता, इसलिए हर रोज एक नई छुट्टी मिल जाती है। मैंने पहली बार बेरोजगारी के इस लंबे और उदास अरसे पर से दरिद्रता की राख को बिना दर्द के कुरेद दिया। जो अभाव की रिक्तता अब तक चुभती थी वह अब भी है, किंतु जैसे वह अपनी न रहकर पराई बन गई हो, जिसे मैं बाहर से तटस्थ भाव से देख सकता हूं, जिसने अब छुट्टी का सहज भाव अपना लिया है। सुबह क्या मैं उदास था? मुझे लगा मानो मैं गीली घास पर नंगे पांव रखता हुआ पहाड़ी की ढलान पर उतरता जा रहा हूं। मेरे ऊपर घनी छाहें हवा में कांप रही हैं। स्मृतियां सूखे पत्तों से झरती जा रही हैं। जिंदगी कितनी हल्की है। ऊपर आकाश में छोटे से एक बादल ने सूरज को ओढ़ लिया। धूप बुझने लगी और नाले के बहते पानी पर अनेक मटियाली छायाएं मिटने लगी। तुम्हारी जीजी बहुत अच्छी नाव बनाती है, मैंने उसके हाथों से कबूतर सी दुबकी नाव को सहलाते हुए कहा। लेकिन लता माथुर मुंह बनाए गुमसुम बैठी रही।
जैसे मैं उसके सामने यूं हूं ही नहीं, जैसे वह नन्हा सा मस्तिष्क किसी बहुत दूर की बात में उलझ कर रह गया हो। जीजी एक कहानी सुनाती हैं। यहां से बहुत दूर 7 समुंदर पार एक छोटा सा देश है, जो हीरे मोतियों की चमचमाती पहाड़ियों पर बसा है, और जिसके चारों ओर चांदी ही चांदी की रेत हवा में उड़ती रहती है। जीजी कहती हैं वहां सब घरों की अपनी अलग अलग झीलें हैं, जिनके नीले जल में दिन रात सोने की मछलियां तैरती हैं। इन झीलों पर रंग बिरंगे फूलों के पुल बने हैं, जिन पर हर शाम लोग सैर के लिए जाते हैं। जानते हो वहां फूल केवल लड़कियां तोड़ सकती हैं, और वह भी सिर्फ अपने बालों में लगाने के लिए। मुझे हंसता हुआ देखकर लता माथुर एकदम चुप हो गई। फिर आंखों को नीचे झुकाए धीरे से बोली, सचमुच झूठ नहीं है, सब जीजी ने कहा है। लेकिन ये कहानी तुम्हें अचानक कैसे याद आ गई? उसकी आंखें चुपचाप मेरे चेहरे पर टिक गईं। तुमने अभी कहा नहीं था कि तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ता, हर रोज छुट्टी रहती है? जीजी की कहानी में भी वे लोग काम की फिक्र नहीं करते, उन्हें भी हमेशा हर दिन छुट्टी रहती है। ओह, फिर तो हम भी तुम्हारी जीजी की कहानी में हैं। जीजी कहती हैं कभी कभी इस देश के लोग रात के समय बादलों की सवारी पर चढ़ हमारे घरों में भी आते हैं। तुमने कभी उन्हें देखा है? ना, कोई नहीं देख पाता, सब सोए रहते हैं। वे कभी कभी छिप कर सपनों में दिखाई दे जाते हैं। तुमने तो कई बार देखे होंगे। क्या? मैंने चौंक कर पूछा, मानो सोता हुआ जाग गया हूं। सपने? उसने कहा। ओह, सपने। हम दोनों चुपचाप नाले के पानी पर सूरज की किरणों के बनते बिगड़ते पैटर्न को देखते हैं। ईंटों की छोटी सी दीवार पर से एक चिड़िया फुदक कर नाले के किनारे पर उड़ाई और पानी में अपना सिर भिगोने लगी। 7 समुंदर पार उस विचित्र देश में कौन पहुंच पाता होगा? बच्ची खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? वे लोग किसी न किसी दिन हमें अपने देश में जरूर बुलाएंगे, देख लेना। किस दिन? कब? जिस दिन ये कागज की नाव बहती हुई उस देश तक पहुंच जाएगी। वे कैसे जानेंगे? क्यों ना जानेंगे? नाव को देखकर क्या वह इतना भी नहीं समझ पाएंगे कि मैंने ही इसे पानी में बहाया है? उसकी आंखों में एक धुली स्वप्निल दीप्ति जाग उठी, मानो 7 समुंदर पार का वह विचित्र देश सब दरियों को लांग कर उसके सामने बिल्कुल पास आ गया है। फूलों का पुल, चांदी की उड़ती हुई रेत, नीली झीलों में झलकते हुए सफेद मलमली बादल, जिन पर सोने की मछलियां तैर रही हैं, मानो इन सबको लता माथुर की कागज की नाव ने अपनी नन्ही सी गोद में समो लिया है। एक क्षण मुझे लगा कि बीते हुए दिन बीत गए हैं, बढ़ती हुई उम्र पीठ से उतर गई है। आज कल से बंधा ना होकर मुझसे जुड़ा है जो आज हूं। सब कुछ धुली हुई सीपी में समा गया है, जिस पर कोई बोझ नहीं, कोई बांध नहीं, जो कालातीत सुदूर छोर पर धूप और जल की उनींदी लहरों पर गिर उठ रहा है, गिर उठ रहा है। समय के धुंधले सीमांत पर मेरा बचपन, मां का झुर्रियों भरा चेहरा, सब कुछ भीगी धूप के कांपते सिहरते आंचल पर नीली धुंध की चिप्पियों सा उड़ रहा है। सपनों की बासी गंध मानो तितली के रंगीन परों से बूंद बूंद ढुरक कर विस्मृति की कब्रों पर उगी हुई पीली घास में खो गई है। यहाँ कुछ फूल उगाए हैं, भीगे से फूल, और मुझे लगता है जिंदगी कितनी हल्की है। फिर अचानक मुझे लता माथुर की हंसी और ताली बजाने का स्वर सुनाई देता है। नाव नाले के उजले फेनिल जल में डूबती उतराती बही जा रही थी। मैंने देखा और देर तक देखता रहा। इस घटना को बीते अरसा गुजर गया। मैं अब भी बेकार हूं, लेकिन अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के दफ्तर जाने की आदत छूट सी गई है। मैं अक्सर अपने कमरे में बंद रहता हूं, किंतु जब कभी मेह बरसने लगता है
और कमरे में रुआं रुआं सा धुंधलका घिर आता है, तब आज की तरह सिगरेट पीने के बहाने बाहर निकल आता हूं। नाले में बहते पानी को देखता हुआ मैं अक्सर कुछ सोचने सा लगता हूं। मुझे लगता है कि हवा में कांपती भीगी घास, ढलान से पानी में झुकी हुई झाड़ियां और नाले में नहाती हुई चिड़ियों के परों की फड़फड़ाहट, सब एक धीमे स्वर में धीरे धीरे कुछ गुनगुना रहे हैं। एक अपरिमय रहस्यमयता की सुर लहरी में माया का मर्म गरजने लगता है। यहां से बहुत दूर 7 समंदर पार एक छोटा सा देश है। फिर कहानी शुरू हो जाती है और मैं सुनने लगता हूं।